हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका सार्थक संवाद में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के साथ 66वीं बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण एलएसडब्ल्यू का टॉपिक है, बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, यह मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं। आज मैं आपके साथ बिहार सोप एंड एस्टेब्लिशमेंट अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा करूंगा। यह एलएसडब्ल्यू सब्जेक्ट के अंतर्गत आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और यह टॉपिक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके सिलेबस में एक अकेला अधिनियम है जो बिहार सरकार के द्वारा इनेक्टेड है, बिहार सरकार के द्वारा इसको अधिनियमित किया गया है और इसको क्रियान्वित किया गया। दूसरा चीज़ क्या है इसके लिए कि जितने भी लेबर कोड रिफॉर्म हुए हैं वह इससे अछूता रहा है। यह अधिनियम उनसे अछूता रहेगा। अगर हम केवल बाल श्रम अधिनियम और दो अधिनियम जो बचते हैं जो आपके सिलेबस में है, जो लेबर रिफॉर्म से नहीं जुड़े रहे, उसमें एक अधिनियम यह भी आता है जहां पर रिफॉर्म का कोई भी आंच इस पर अभी तक नहीं आई है। तो हम डिस्कस करेंगे बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम। बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम को डिस्कस करने के साथ ही बिहार सोप एंड एस्टेब्लिशमेंट अधिनियम 1953 की हम बात करें तो इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था दुकान एवं प्रतिष्ठान में लगे हुए जो भी कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को श्रम कानून के दायरे में लाना, श्रम कानून के अंतर्गत जो उपलब्ध सुरक्षा है उस सुरक्षा को उन तक पहुंचाना, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य था कि इसके जो भी कर्मचारी हैं जो दुकान एवं प्रतिष्ठान में लगे हुए हैं उन तक जो भी वेलफेयर मेजर्स हैं या जो भी सोशल सिक्योरिटी मेजर्स सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे हैं उन सोशल सिक्योरिटी मेजर्स को उन तक पहुंचा देना, उन तक उपलब्ध करवा देना, उन तक सुलभ करवा देना इस अधिनियम का एक उद्देश्य रहा है। इन दो उद्देश्यों से संचालित यह अधिनियम बिहार में बिहार का जो लोकल जुरिडिक्शन है, जो बिहार का क्षेत्र है, बिहार के पूरे क्षेत्र पर लागू होता है, पहली बात। दूसरी बात कि बिहार के पूरे क्षेत्र में भी कहाँ तक लागू होता है, तो इस बात को अगर हम देखेंगे तो जिन भी शहर में लोकल बॉडीज स्थापित है तो उस लोकल बॉडीज के अंतर्गत आने वाले जगहों तक यह अधिनियम लागू होता है। तीसरी बात कि जहाँ कहीं भी अगर खान क्षेत्र स्थापित है, खान क्षेत्र के अंतर्गत अगर स्वास्थ्य से संबंधित बॉडीज स्थापित हैं तो वहाँ पर भी यह अधिनियम लागू होता है। और यह प्रावधान जो था मुख्य रूप से जब खान क्षेत्र बिहार के अंतर्गत शामिल थे, जो झारखंड के द्वारा अब अलग हो चुके हैं, तो वो खान क्षेत्र का यहाँ पर जो खान क्षेत्र का तात्पर्य है उस खान क्षेत्र से, क्योंकि बटे हुए बिहार में अगर खनन के रूप में देखें तो बालू की खनन सबसे ज़्यादा होती है जो खान क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। माइनर खान एक्टिविटीज़ में वो शामिल होता है। तो अगर हम इसके नेचर को देखें, इसकी प्रकृति को देखें तो यह अधिनियम वेलफेयर मेजर से संबंधित है, सामाजिक जो संरक्षा का जो सिद्धांत है उससे संबंधित अधिनियम है। और अगर हम इसके पूरे धारा को देखें इस अधिनियम में तो यहाँ पर टोटल 41 धारा इस अधिनियम में रखे गए हैं। 41 धारा का समायोजन इस अधिनियम में कहा गया है जो विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत समाहित है। अब हम आएंगे कि इस अधिनियम के द्वारा क्या क्या चीज़ की व्यवस्था की गई है। तो ये तो सामान्य सा एक परिचय हो गया इस अधिनियम का। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या चीज़ की व्यवस्था की गई है तो उसके अंतर्गत हम लोग 2-3 चीज़ का अध्ययन करेंगे। एक सबसे पहले जो हम अध्ययन करेंगे वो होगा तकनीकी शब्दों की व्याख्या क्या की गई, तकनीकी शब्दों की परिभाषाएं क्या क्या होंगी, पहली बात। दूसरी बात कि इस अधिनियम में दुकान एवं प्रतिष्ठान से जुड़े हुए जो प्रावधान रखे गए हैं, अर्थात वो कब खोले जाएंगे, कब बंद किए जाएंगे, क्या उसका समय से होगा, क्या उसके रजिस्ट्रेशन या उससे संबंधित क्या बातें होंगी, उनको किस प्रकार से रजिस्टर्ड किया जाएगा, उसके लाइसेंस की क्या आवश्यकता है, इससे संबंधित बात करेंगे। तीसरी बात जो होगी, तीसरी बात के अंतर्गत हम लोग इस अधिनियम के अंतर्गत काम करने वाले दुकानों में या प्रतिष्ठानों में जो श्रमिक काम करते हैं उनके कार्यदशा के विषय में यह अधिनियम क्या कहता है उससे संबंधित चर्चा करेंगे। चौथी बात कि छुट्टी की यहाँ पर क्या व्यवस्था की गई है, अवकाश का क्या व्यवस्था किया गया है, उससे संबंधित बातों को देखेंगे। इसके बाद इस अधिनियम में श्रमिकों से संबंधित या उसके क्रियान्वयन से संबंधित क्या अतिरिक्त व्यवस्था की गई है इसके संदर्भ में भी हम चर्चा करेंगे। और ये ध्यान में रखते हुए चर्चा करेंगे कि अब बीपीएससी के द्वारा यहाँ से बीच बीच में से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम प्रत्येक टॉपिक की एक व्यापक चर्चा करेंगे ताकि बीच में से कहीं से भी आपसे प्रश्न पूछे जाए तो आप उसका उत्तर देने की स्थिति में हों।
एक मिनट। तो सब बंद करो तो अनुज। तो अब हम देखेंगे इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ परिभाषा महत्वपूर्ण है आपके लिए, और उस परिभाषा के अंतर्गत और बाकी परिभाषा की चर्चा हम नहीं करते हुए दो महत्वपूर्ण परिभाषा की चर्चा करेंगे जो दुकान एवं प्रतिष्ठान से जुड़ा हुआ है। सबसे पहला चीज़ है कि दुकान कहते किसको हैं। जब हम कभी दुकान को परिभाषित करेंगे इस अधिनियम के अंतर्गत, तो दुकान के अंतर्गत हम दो चीज़ को ध्यान में रखेंगे। एक कि वहाँ पर क्या गतिविधि चलती है, और उस गतिविधि के अंतर्गत हम अगर देखेंगे तो क्या होता है, वहाँ पर किसी भी वस्तु की थोक या खुदरा में खरीद या बिक्री होती है। सेल एंड परचेज ऑफ एनी गुड्स आइदर या तो उसको थोक रूप में खरीदा जाता हो या खुदरा रूप में खरीदा जाता हो, होलसेल में वो काम होता हो या रिटेल में वो काम होता है, आइदर इन होलसेल और इन रिटेल। तो पहला काम क्या होगा, खरीद बिक्री से जुड़ा हुआ चीज़ है। दूसरा चीज़ क्या है कि वहाँ पर कोई सर्विस उपलब्ध करवाई जा रही हो, किसी प्रकार की सेवा उपलब्ध करवाई जा रही हो। तो दुकान का जो तात्पर्य होगा, दुकान का तात्पर्य दो ही चीज़ से होगा, जहाँ कहीं भी खरीद बिक्री हो रही हो या जहाँ कहीं भी कोई सेवा उपलब्ध करवाई जा रही हो। तीसरी बातें आते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूडेड होगा। तो देखेंगे कि इससे संबंधित, खरीद बिक्री से संबंधित या सेवा उपलब्ध करवाने से संबंधित कोई भी चीज़ अगर जहाँ पर संग्रह किया जा रहा हो, कहीं गोदाम की व्यवस्था की गई हो या किसी प्रकार का कोई भंडार की व्यवस्था की गई हो, तो ये सारे चीज़ दुकान में सम्मिलित होंगे। वहाँ पर भी काम करने वाले श्रमिक जो हैं वो इस अधिनियम के दायरे में आ जाएंगे, उससे जुड़े हुए होंगे। तीसरी बात अगर हम देखें कि इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होंगे, तो ऐसी परिस्थिति में हम अगर देखते हैं कि दुकान में क्या क्या इंक्लूड नहीं होंगे, तो कोई भी रेस्टोरेंट, रेसिडेंशियल होटल, कोई भी भोजनालय, कोई भी थिएटर या लोक मनोरंजन और आमोद प्रमोद का कोई भी जो स्थान होगा वो दुकान में सम्मिलित नहीं होगा। फिर ये सम्मिलित कहाँ होगा, तो ये हम आगे देखेंगे, प्रतिष्ठान में इसको सम्मिलित किया गया है। तो दुकान की परिभाषा को अगर हम देखें, तो शॉप की डिफिनीशंस को अगर हम देखें, तो शॉप के डिफिनीशन में क्या बातें आती है। पहला बात कि किसी न किसी वस्तु की खरीद बिक्री होती हो, चाहे वो होलसेल में हो या रिटेल में हो, थोक खरीद बिक्री होती हो या खुदरा खरीद बिक्री होती हो, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ पर कोई सेवा उपलब्ध करवाई जा रही हो। तीसरी बात कि इससे संबंधित जो भी गोडाउन है, जो भी गोदाम है, संग्रह कक्ष है या भंडार है, ये इसके अंतर्गत सम्मिलित होंगे, इसके अंतर्गत इंक्लूडेड होंगे। फिर इसके अंतर्गत इंक्लूडेड क्या क्या नहीं होंगे, तो कोई भी आवासीय होटल, भोजनालय, रेस्टोरेंट, आमोद प्रमोद का कोई भी स्थान हो, वो दुकान के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होंगे। दूसरा जो डिफिनीसन है वो है प्रतिष्ठान का डिफिनीसन। प्रतिष्ठान को हम कैसे परिभाषित करेंगे। प्रतिष्ठान को परिभाषित करते हुए इस अधिनियम में बताया गया है कि वह वैसा कोई भी स्थान जहाँ से कोई भी पेशेवर कार्य संचालित किया जा रहा हो, चाहे उससे संबंधित कोई भी प्रासंगिक या आनुषंगिक कार्य संचालित किया जा रहा हो या किसी प्रकार के कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को अंजाम दिया जा रहा हो, तो ये सारे चीज़ प्रतिष्ठान के अंतर्गत इंक्लूडेड होंगे, प्रतिष्ठान के अंतर्गत समाहित होंगे। फिर इसके अंतर्गत क्या क्या इंक्लूडेड होंगे, तो यहाँ पर कहा गया है कि दुकान, इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि यहाँ पर दुकान, आवासीय होटल, रेस्टोरेंट, पब्लिक इंटरटेनमेंट के कोई भी जगह, ये सारे चीज़ जो दुकान से अपवाद के स्वरूप में हटा दिए गए थे वो यहाँ पर सम्मिलित होंगे, वो यहाँ पर इंक्लूडेड होंगे। और फिर आता है कि यहाँ कौन कौन सी चीज़ सम्मिलित नहीं होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर यह व्यवस्था की गई है कि जो कुछ भी मोटर व्हीकल वर्कमेंस एक्ट 1961 के अंतर्गत मोटर परिवहन उपक्रम जो होंगे वो प्रतिष्ठान में इंक्लूडेड नहीं होंगे। उनके लिए अलग से जब मोटर व्हीकल वर्कमैन एक्ट बनाया गया है तो वो उससे आच्छादित होंगे, उसके द्वारा उनका निर्देशन होगा, उनके कार्यक्रम का जो निर्देशन होगा वो उस अधिनियम के द्वारा होगा, वो यहाँ से संचालित नहीं होंगे। अब हम आते हैं तीसरी बातें। इस अधिनियम के अंतर्गत दुकान एवं प्रतिष्ठान के खुलने एवं बंद होने के समय से संबंधित है तथा इसके साथ ही इसके रजिस्ट्रेशन से संबंधित है। तो जो अगला हमारा चर्चा का विषय है वो ये है कि दुकान का निबंधन।
इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक दुकान एवं प्रतिष्ठान का निबंधन होना आवश्यक है। निबंधन जो होगा वो निबंधन एप्रोप्रिएट फॉर्म में, जहाँ पर जो भी दुकान एवं प्रतिष्ठान स्थापित करना चाहता है उस दुकान प्रतिष्ठान का नाम एवं पता, जो कोई भी उसका ऑक्युपायर है उस ऑक्युपायर का नाम एवं पता, इसके साथ ही जो भी कर्मचारी वहाँ काम कर रहे हैं उन कर्मचारियों की संख्या, इसके साथ जो अप्रोप्रिएट फ़ी होगा उस अप्रोप्रिएट फ़ी को प्रेस्क्राइब्ड मैनर में अप्रोप्रिएट अधिकारी, अर्थात इस अधिनियम के अंतर्गत जो अप्रोप्रिएट अधिकारी है वो है लेबर सुपरिटेंडेंट, श्रम अधीक्षक। श्रम अधीक्षक के पास जमा करने के बाद ये लाइसेंस निर्गत हो जाता है, दुकान एवं प्रतिष्ठान स्थापित करने का लाइसेंस निर्गत किया जा सकता है। अब जो इसमें तब्दीली की गई है, पहले क्या था कि पहले यह व्यवस्था थी कि आप फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में भर के उनके पास अप्लाई करते, फिर वो वेरिफिकेशन करके देते थे। अब इसके जगह पर जो नया व्यवस्था किया गया वो यह किया गया है कि यहाँ पर अब ऑनलाइन रूप से इस काम को अंजाम दिया जाता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन होते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन का विदिन 15 डेज निपटारा किया जाता है और विदिन 15 डेज ये सारे के जो दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन अवेलेबल करवा दिया जाता है। फिर है कि इसके पुनर्नवीकरण की भी व्यवस्था है, इसका फिर से रिन्यूअल की भी ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। दूसरा जो प्रावधान आता है वो ये है कि दुकान एवं प्रतिष्ठान के खुलने एवं बंद होने का समय क्या हो। तो इसके क्षेत्र में इस मामले में इस अधिनियम के अंतर्गत जो व्यवस्था की गई है वो व्यवस्था यह है कि दुकान के खुलने एवं बंद होने का जो समय है वो मॉर्निंग 8 बजे से लेके 8 AM से लेके 10 PM तक, 8 बजे सुबह से लेके 10 बजे रात्रि तक दुकान को खोला जा सकता है। दुकान के खुलने का जो समय होगा वो यही होगा। लेकिन यहाँ एक और प्रोविज़न रखा गया है कि अगर जिस समय दुकान बंद हो रहा है उस समय कोई ग्राहक वहाँ पर आ जाता है, किसी प्रकार की कोई ग्राहक सेवा लेने के लिए वहाँ पहुँच चुका होता है, तो वैसी परिस्थिति में उसको 15 मिनट के अतिरिक्त समय तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। 15 मिनट के अतिरिक्त समय के लिए उसको और खोला जा सकता है। मीन्स कि 8 बजे सुबह से लेकर 10 बजे रात तक खोला जा सकता है। लेकिन अगर कोई ग्राहक उस वक्त जब वो बंद होने की स्थिति में, जब वो बंद होने जा रहा है उस समय अगर कोई ग्राहक सेवा लेने पहुँच जाता है तो 15 मिनट अतिरिक्त समय के लिए दुकान को खोला जा सकता है। फिर आता है कि यह अधिनियम इस बात की व्यवस्था करता है कि जो प्रावधान इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए खुलने एवं बंद होने के, उससे पहले दुकान को न तो खोलना है और न ही उसके बाद दुकान को बंद करना है। लेकिन यहाँ पर भी एक अपवाद दिया गया है। जो कोई भी रोड पर फेरी वाले काम करते हैं उनको 11 बजे रात्रि तक दुकान को खोलने का छूट दिया गया है। इसके साथ ही जो न्यूज़पेपर के हॉकर हैं, समाचार पत्रों के हॉकर हैं, उसको भी इस अधिनियम के अंतर्गत खुलने एवं बंद होने की जो समय सीमा है उस समय सीमा से छूट दी गई है। उस समय सीमा से उनको एक्सक्लूड रखा गया है, उनको एक्सक्लूडेड किया गया है इस कारण से क्योंकि उनकी जो गतिविधि होती है वो इस अधिनियम के द्वारा जो निर्धारित समय सीमा है उस समय सीमा से अलग होती है। तो हम देखेंगे कि दुकान प्रतिष्ठान के खुलने एवं बंद होने से संबंधित जो प्रावधान को अगर हम समाप्त करना चाहें तो इन शब्दों में कर सकते हैं कि कोई भी दुकान एवं प्रतिष्ठान सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक ही खुला रह सकता है। लेकिन अगर अंतिम प्रहर में जिस समय दुकान बंद होने वाला है उस समय अगर कोई ग्राहक आ जाता है तो उसको 15 मिनट तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, 15 मिनट के अतिरिक्त समय के लिए खोला जा सकता है। फिर इस निर्धारित समय से न तो पहले खोला जाएगा न बाद में खोला जाएगा। और इसको छूट दी गई है। तो छूट किसको दी गई है? तो रोड पर जो फेरी वाले के रूप में काम करते हैं उनको 11 बजे रात्रि तक छूट दी गई है। साथ ही न्यूज़पेपर के हॉकर को भी इस अधिनियम के प्रावधानों से छूट दी गई है। अब हम आते हैं कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो कर्मचारी रखे गए हैं, इस अधिनियम के अंतर्गत जो कर्मचारी काम करेंगे उन कर्मचारियों का कार्य समय क्या होगा, अर्थात दुकान एवं प्रतिष्ठान में काम कर कार्य समय और उससे संबंधित जो अतिरिक्त प्रावधान रखे गए हैं वो प्रावधान क्या क्या रखे गए हैं, वो क्या क्या होंगे। इस सेंस से अगर हम देखें तो किसी भी दुकान एवं प्रतिष्ठान में काम करने वाले कर्मचारियों का दैनिक कार्य समय क्या होगा, कितना देर तक उनसे काम लिया जा सकता है, कितने देर तक वो काम करने के अधिकारी हैं। अगर हम देखें तो
किसी भी कर्मचारी से अगर कार्य समय की अगर हम चर्चा करें तो किसी भी कर्मचारी से एक दिन में दैनिक 9 घंटा और साप्ताहिक 48 घंटा कार्य समय जो होगा वो दैनिक 9 घंटा और साप्ताहिक 48 घंटा से ज़्यादा काम नहीं लिया जा सकता है। तो दैनिक कार्य समय एक सामान्य कर्मचारी के लिए सोप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत दैनिक कार्य समय जो होगा वो 9 घंटा का होगा और साप्ताहिक कार्य समय जो होगा, साप्ताहिक वीकली वर्क आवर जो होगा वो 48 आवर होगा। डेली वर्क आवर 9 आवर एंड वीकली वर्क आवर इज 48 आवर। इसके बाद आता है अतिकाल, ओवर टाइम। ओवर टाइम की हम बात करें तो कभी भी किसी भी कर्मचारी से जो उसका दैनिक और साप्ताहिक कार्य समय है, जो उसका दैनिक और साप्ताहिक वर्क आवर है, उस वर्क आवर से अतिरिक्त काम अगर उससे लिया जाता है, किसी भी प्रयोजन से लिया जा रहा हो, तो वो ओवर टाइम के अंतर्गत आता है। अब इसमें और सामान्य कार्य समय में अंतर यह होता है कि यहाँ पर जो भी काम वो करेगा उसका सामान्य जो वेज मिलेगा, उस वेज का यहाँ पर उसका दोगुना वेज मिलेगा, दोगुना वेज मजदूरी उसको यहाँ पर दी जाएगी। अब हम देखेंगे कि 9 घंटा दैनिक और 48 घंटा वीकली से ज़्यादा अगर वो काम करता है, जितना भी देर वो काम करेगा वो उसको ओवर टाइम के अंतर्गत मिलेगा और ओवर टाइम के लिए उसको दोगुनी मजदूरी पर उस समय में दोगुनी मजदूरी पर नियोजित किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ओवर टाइम में भी ऐसी बात नहीं है कि उससे मनचाहा काम लिया जा सके। ओवर टाइम का भी समय फिक्स कर दिया गया है। किसी भी एडल्ट लेबर से 10 घंटा दैनिक, 10 घंटा दैनिक, 54 घंटा 54 आवर साप्ताहिक, 54 घंटा साप्ताहिक और 150 घंटा वार्षिक से ज़्यादा। एक 150 घंटा वार्षिक से ज़्यादा ओवर टाइम काम नहीं लिया जा सकता है। अर्थात एक दिन में 1 घंटा से ज़्यादा ओवर टाइम नहीं लिया जा सकता है। उसी तरह सप्ताह में अगर हम देखें तो अगर हम वर्किंग आवर सप्ताह का देखें 48 घंटा है तो 54 घंटा से ज़्यादा, और ईयरली अगर हम देखें तो 150 घंटा से ज़्यादा किसी भी कर्मचारी से ओवर टाइम नहीं लिया जाएगा। और ओवर टाइम के लिए दूसरा जो प्रोविज़न है वो यह है कि ओवर टाइम के अंतर्गत कोई भी काम अगर किया जाता है श्रमिक के द्वारा तो वहाँ पर उसको सामान्य मजदूरी दर से दोगुने दर पर मजदूरी दी जाएगी। और इस दोगुने दर के मजदूरी में जब हम मजदूरी का कैलकुलेशन करेंगे तो उस मजदूरी में क्या क्या इंक्लूडेड होगा और क्या क्या इंक्लूडेड नहीं होगा। फिर हम लोग आते हैं विश्राम अंतराल की चर्चा करते हैं। विश्राम अंतराल अर्थात रेस्ट आवर। रेस्ट आवर के विषय में इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी कर्मचारी से 5 घंटा से ज़्यादा कंटिन्यूअस वर्क नहीं लिया जा सकता है, लगातार काम नहीं लिया जा सकता है, जब तक कि उसे 1 घंटा का कम से कम विश्राम अंतराल न दे दिया जाए। मीन्स 9 घंटा दैनिक अगर वो काम करेगा तो वहाँ पर वो 8 घंटा ही दैनिक काम करेगा, 1 घंटा का जो होगा वो विश्राम अंतराल के रूप में कैलकुलेटेड होगा। तो किसी भी कर्मचारी से 5 घंटा से ज़्यादा लगातार काम नहीं लिया जाएगा जब तक कि उसको 1 घंटे की विश्राम नहीं दे दी जाए, जब तक कि उसको 1 घंटा तक आराम करने की सुविधा नहीं उपलब्ध हो। तो 1 घंटा विश्राम अंतराल होगा कब? तो प्रत्येक 5 घंटा के काम के पश्चात। हो सकता है 4.5 घंटा पर भी ये दिया जाए, लेकिन 5 घंटा के बाद 5 घंटा से ज़्यादा काम कंटिन्यूअस नहीं लिया जाएगा। 5 घंटा के बाद विश्राम अंतराल देने की आवश्यकता है, विश्राम अंतराल दी जाएगी। अब आता है विस्तृति, स्प्रेड ओवर। किसी भी परिस्थिति में कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई जहाँ पर काम को विस्तार देने की ज़रूरत पड़ जाती है। जितना सामान्य समय में वो काम करते हैं उस सामान्य समय से ज़्यादा काम लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो वैसी परिस्थिति में जो व्यवस्था की गई व्यवस्था यह है कि किसी भी एडोलसेंट श्रमिक से, किशोर श्रमिक से और वयस्क श्रमिक से, 2 तरह के श्रमिक होंगे। बाल श्रमिक तो हर जगह प्रतिबंधित है। बाल श्रम अधिनियम
1986 के अनुसार। और अगर किशोर श्रमिक से 10 घंटा और एडल्ट श्रमिक से 12 घंटा, किशोर श्रमिक से 10 घंटा और वयस्क श्रमिक से 12 घंटा। मीन्स कभी भी अगर विस्तार किया जाता है, कभी भी इसको विस्तृत किया जाता है, कभी इस टाइम पीरियड को बढ़ाया जा सकता है, तो वो किशोर श्रमिक के सेंस में 10 घंटा से ज़्यादा नहीं होगा, और वयस्क श्रमिक के क्षेत्र में जो 9 घंटा का डेली था वो 12 घंटा से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो स्प्रेड ओवर जब कहीं भी होगा, विस्तृति जब भी कभी भी काम की जाएगी, तो वो वयस्क श्रमिक के सेंस में 12 घंटा से ज़्यादा नहीं होगा और किशोर श्रमिक के सेंस में 10 घंटा से ज़्यादा नहीं होगा। अब आता है सर्विस कार्ड की व्यवस्था। जो भी श्रमिक, जो भी लेबर इस अधिनियम के अंतर्गत किसी दुकान या किसी प्रतिष्ठान में काम करते रहेंगे, तो वहाँ नियोजक का यह दायित्व तो बनेगा कि वह सबको सर्विस कार्ड उपलब्ध करवाए। सर्विस कार्ड में उसका आइडेंटिटी और उससे संबंधित जो सूचनाएं होंगी वो सूचनाएं दर्ज होंगी। अगला जो प्रोविज़न है इस अधिनियम के धारा 13 के अंतर्गत वह यह है कि बालकों के काम को प्रतिषेधित कर दिया गया, बालकों के काम को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया, बालकों के नियोजन को, दुकान एवं प्रतिष्ठान में बालकों के नियोजन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगला जो प्रोविज़न है वो प्रोविज़न यह है कि महिलाओं को और अगर किशोर श्रमिकों को, अर्थात 18 वर्ष से 14 वर्ष तक के बीच के जो श्रमिक हैं जिनको हम किशोर के रूप में जानते हैं, उनको अगर काम पर नियोजित किया जाता है तो उनका कार्य समय क्या होगा, अर्थात महिला के लिए कार्य समय और किशोर श्रमिकों के लिए कार्य समय। यहाँ यह व्यवस्था की गई है कि महिलाओं के लिए जहाँ कभी महिला एवं किशोर श्रमिक नियोजित है वहाँ रात में 8 बजे से लेके सुबह में 10 बजे तक महिला श्रमिकों से जो अगर काम लिया जाएगा वो सुबह में 8 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक ही उनसे काम लिया जा सकता है। उसके बाद उनसे काम नहीं लिया जाएगा। 8 AM से लेकर 10 PM तक ही काम उनसे लिया जा सकता है, उसके बाद उनसे काम नहीं लिया जाएगा। अब आप कहिएगा कि भाई तो दुकान एवं प्रतिष्ठान के खुलने एवं बंद होने का जो समय है वो सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक है, फिर तो उतना देर तो काम करना ही है। बाकी के किस काम में उनके नियोजन को रोका गया है? तो ये ध्यान रखेंगे कि वो दुकान के खुलने एवं बंद होने का समय है, अर्थात दुकान के खुलने एवं बंद होने के समय के साथ साथ क्या कि ग्राहकों के साथ जो इंटरटेनमेंट होगा वो समय है, लेकिन सामान का लोडिंग अनलोडिंग, सामान को पहुंचाना, सामान को गोदाम में रखना, वो सब काम चल सकता है। उस सब काम पे किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। और देखेंगे कि ये सब काम अक्सर रात में ही होता है, तो रात्रि कार्य अगर कभी भी किए जाएंगे तो उस रात्रि कार्य में महिला एवं बच्चों को नहीं लगाया जाएगा काम पर। ये हमारे कहने का मकसद या ये इस अधिनियम का मकसद है। तो इसका ये तात्पर्य नहीं समझेंगे कि 8 या 10 बजे 8 बजे से लेकर 10 बजे तक तो काम ही करता है दुकान उतना ही देर खुला रह सकता है, उसके बाद किस काम के लिए नियोजित किया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी काम होते हैं और जो भी काम होते होंगे उस काम के लिए महिलाओं एवं किशोर श्रमिकों को नियोजित नहीं किया जाएगा, उनको काम पर नहीं लगाया जाएगा। दूसरा चीज़ है कि किसी भी श्रमिक को, किसी भी एडोलसेंट श्रमिक को अगर काम पे लगाया जाता है तो उनसे 7 घंटा से ज़्यादा डेली काम नहीं लिया जाएगा और 42 घंटा से ज़्यादा जाएगा। 7 घंटा दैनिक कार्य और 42 घंटा 42 आवर्स जो होंगे वो साप्ताहिक कार्य होंगे। उससे ज़्यादा साप्ताहिक कार्य उनसे नहीं लिया जाएगा और 7 घंटा से ज़्यादा दैनिक कार्य नहीं लिया जाएगा। और तीसरा जो प्रोविज़न है वो है कि नो ओवर टाइम। किसी भी एडोलसेंट श्रमिक से अतिकाल कार्य अर्थात ओवर टाइम कार्य नहीं लिया जाएगा। तो ये कुछ प्रमुख प्रावधान जो हैं वो प्रावधान इस अधिनियम के अंतर्गत रखे गए। अल्पव्यय कर्मचारी का जो प्रावधान है हमने अभी आपके साथ जिक्र किया कि 7 घंटा दैनिक और 42 घंटा वीकली से ज़्यादा काम उनसे नहीं लिया जाएगा। अब हम लोग आते हैं अवकाश से संबंधित प्रावधानों की चर्चा करते हैं। देखेंगे कि पिछले बीपीएससी में यहीं से एक प्रश्न पूछा गया था जहां पर कहा गया था कि केवल अवकाश से संबंधित प्रावधानों की चर्चा करें। अब हम देखें कि अवकाश से संबंधित इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं।
तो अवकाश से संबंधित प्रावधान को अगर हम देखें, छुट्टी से संबंधित प्रावधान को देखें, वैकेशन से संबंधित प्रावधान को देखें, या हॉलीडेज से संबंधित प्रावधान को देखें, सारी बातें एक ही चीज़ें हैं। तो सबसे पहला चीज़ है साप्ताहिक छुट्टी। साप्ताहिक छुट्टी देखेंगे कि प्रत्येक अधिनियम जिसमें आप पढ़ेंगे, जो भी अधिनियम आपके नज़र से गुजरेगा, श्रमिकों को सप्ताह में एक दिन की छुट्टी दी जाती है। चाहे वो बाल श्रम अधिनियम हो, चाहे बीड़ी सिगार अधिनियम हो, चाहे कारखाना अधिनियम हो, जहाँ से भी आप गुजरेंगे, आपको सप्ताह में एक दिन की छुट्टी की चर्चा वहाँ पर मिलेगी, सप्ताह में एक दिन के अवकाश की चर्चा मिलेगी। दूसरा चीज़ आता है कि अन्य छुट्टियाँ, तो एक साप्ताहिक छुट्टी होगी। साप्ताहिक छुट्टी जब कभी भी होगी तो सप्ताह में एक दिन वो छुट्टी दिया जाएगा। फिर हम लोग आते हैं अन्य छुट्टी। अन्य छुट्टी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आएंगे? अन्य छुट्टी में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है अनिवार्य छुट्टी। इस अधिनियम के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण छुट्टी है वो है अनिवार्य छुट्टी। कंपलसरी, जो जिस दिन बंद किया जाना है वो है। और ये प्रत्येक वर्ष में 3 दिन, 3 स्पेसिफिक दिन को, 3 विशिष्ट दिन को घोषित किया जाता है, जो कि आपका रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड बर्थडे ऑफ फादर ऑफ द नेशन, अर्थात 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर है। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रपिता का जो जन्म दिवस है, उस जन्म दिवस को 3 दिन अनिवार्य छुट्टी रहेगी। इस 3 दिन की अनिवार्य छुट्टी के अलावा अगर राज्य सरकार चाहे तो वो 5 दिन जो उस क्षेत्र के प्रमुख 5 पर्वों से संबंधित होंगे, 5 फेस्टिवल से संबंधित होंगे, उस दिन भी छुट्टी दी जा सकती है, उस दिन भी अवकाश का दिन घोषित किया जा सकता है। तो अनिवार्य छुट्टी जो होंगे वो 8 दिन के होंगे, 3 दिन जो कंपलसरी है। इसके अलावा राज्य सरकार चाहेगी तो 5 जो प्रमुख पर्व होंगे, उस प्रमुख पर्वों पर अवकाश का दिन घोषित करेंगी और उस जगह पर यहाँ पर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट में भी अवकाश दिया जाएगा। तीसरा जो प्रमुख प्रावधान आता है वो आता है कि मजदूरी सहित अवकाश। और जब हम मजदूरी सहित अवकाश की बात करते हैं, अर्नड लीव की बात करते हैं, तो अर्नड लीव जो होता है वो आप देखेंगे कि प्रत्येक वर्ष, 1 वर्ष जो कर्मचारी काम करता है, उस 1 वर्ष के कर्मचारी के काम के एवज में अगले वर्ष दी जाती है, जो 20 दिन से जुड़ती है जाके। अर्थात कोई भी कर्मचारी अगर 20 दिन का काम करता है तो उस 20 दिन के एवज में उसको किसी भी पहले वाले वर्ष में, अगर प्रीवियस ईयर में वो 240 दिन तक लगातार काम किया है, तो 240 दिन तक अगर वो काम किया है तो उस एवज में उसको अगले वर्ष प्रत्येक 20 दिन पर 1 दिन की छुट्टी दी जाती है। और यह जो 1 दिन की छुट्टी है, इस छुट्टी को वो आगे भी बढ़ा सकता है। इस छुट्टी को अगर 1 साल में वो एंजॉय नहीं किया तो उस छुट्टी को आगे भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कभी भी किसी भी कीमत पर यह जो छुट्टी होगी वो अगले वर्ष में 45 डेज से ज़्यादा की नहीं होगी, 45 दिनों से ज़्यादा की नहीं होगी। तो मजदूरी सहित अवकाश की अगर हम बात करें तो यह प्रत्येक 20 दिन के एवज में 1 दिन के रूप में दिया जाता है। अगर कोई कर्मचारी मान लीजिए कि 240 दिन से कम दिनों के लिए नियोजित है, तब वहाँ देखा जाएगा कि वो जितने दिनों तक के लिए नियोजित है उसके कम से कम 2/3 काम को किया है या नहीं किया है। अगर 2/3 काम को वो किया है तो भी उसको अगले वर्ष जो अर्न लीव होगी, उस अर्न लीव की व्यवस्था उसके लिए की जाएगी। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो एक व्यवस्था है अन्य अवकाश के विषय में। अन्य अवकाश अर्थात कोई भी कर्मचारी को फुल वेज पर 12 CL और 12 मेडिकल सिकनेस लीव की व्यवस्था की गई है। अर्थात 12 CL है, कैजुअल लीव ले सकता है वो, जहाँ पर फुल वेज मिलेगा, और 12 सिक लीव ले सकता है वो, बीमारी लीव ले सकता है, बीमारी छुट्टी ले सकता है वो, जो कि हाफ वेज पर मिलेगा। आधे दिन की मजदूरी पर यह वेज मिलेगा। तो इसके अलावा जो देखेंगे तो 12 लीव की 24 लीव की अलग से व्यवस्था की गई, जिसमें से 12 CL है और 12 जो है वो
सिक लीव है, बीमारी से संबंधित लीव है। इसके अलावा केयर टेकर या संतरी के रूप में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक अलग से व्यवस्था की गई है कि अगर वो 12 महीने के कंटिन्यूअस सर्विस को पूरा कर लेते हैं, 12 महीने तक लगातार काम करते हैं, 1 वर्ष तक लगातार काम करते हैं, तो उनको इन सारे छुट्टियों के अलावा 45 दिन का अलग से छुट्टी दिया जाएगा, जो कि लीव विथ वेज होगा, मजदूरी सहित उनको छुट्टी दी जाएगी। और यह छुट्टी तभी दी जाएगी जब वो 12 महीने तक कंटिन्यूअस काम किए हों, और 12 महीने तक कंटिन्यूअस काम करने के बाद जब वो लीव का आवेदन करेंगे तो ऐसी परिस्थिति में इन सारी छुट्टियों के साथ उनको 45 दिन की अतिरिक्त छुट्टियां दी जाएंगी। अर्थात इस छुट्टी में मजदूरी सहित मीन्स अर्न लीव के साथ, अर्न लीव जो 20 दिन पर 1 दिन की जो मजदूरी की सहित अवकाश की जो सुविधा है, उस मजदूरी सहित अवकाश की सुविधा के साथ साथ उनको 45 दिन की अतिरिक्त छुट्टी भी दी जाएगी, जो कि उनके 12 महीने के कंटिन्यूअस सर्विस से जुड़ी रहेगी, कंटिन्यूअस सर्विस से जुड़ा हुआ रहेगा। इसके बाद हम लोग आते हैं, चर्चा करेंगे अवकाश के दौरान मजदूरी पर अवकाश को बढ़ाने की शक्ति के विषय में। तो इसके स्थिति में अगर हम आगे चर्चा करते हैं, आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान रखा गया है। तो एक चीज़ तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इस अवकाश को लेने का प्रक्रिया क्या है। हमने तो अभी तक देखा कि अवकाश क्या क्या अवकाश की व्यवस्था की गई है। अब देखेंगे कि छुट्टी लेने की प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया अगर हम देखें, प्रोसीजर अगर हम देखें, तो कम से कम 15 दिन पहले जब भी किसी कर्मचारी को छुट्टी लेना होगा तो उस छुट्टी लेने के 15 दिन पहले वो एप्लीकेशन देगा प्रॉपर वेज में अपने नियोजक के पास कि मुझे इतने इतने तारीख को छुट्टी चाहिए, और उस एवज में, और ये जो सारी प्रक्रिया है यह अर्न लीव से जाके जुड़ता है। मीन्स कि पिछले वर्ष 240 दिन तक कंटिन्यूस काम करने के बाद जो 20 दिन के बदले 1 दिन की छुट्टी मिलने वाली है, उसके आधार पर इसको कहा जाएगा। तो 15 दिन पहले उसको आवेदन देना है, और 1 वर्ष में उसके जितने भी अर्न लीव होंगे उसको वो 3 किस्तों में ले सकता है। 3 किस्त से ज़्यादा किस्त में नहीं लेगा, एक ही बार में नहीं लेगा, कम से कम वो 3 किस्त में उसको लेगा। जो भी छुट्टी का दिन कैलकुलेट होगा वो 3 किस्तों में लेगा। जब कभी भी ये लेगा तो 3 किस्त के रूप में इस छुट्टी को लेगा। इसके साथ ही कोई भी जो अधिकारी है, जो कोई भी नियोजक है, वो नियोजक इस छुट्टी से बिना किसी कारण बताए हुए इनकार नहीं करेगा। और अगर ये वो इनकार करता है तो फिर जो अगले वर्ष छुट्टी जो जुड़ेगी, वहाँ जो 45 दिन की जो समय सीमा होती है, वो 45 दिन की समय सीमा वहाँ पार किया जा सकता है। उस 45 दिन की समय सीमा से फिर कर्मचारी बंधा हुआ नहीं रहेगा। तो बिना उचित कारण बताए हुए अर्न लीव से इनकार नहीं किया जा सकता है। और अगर इसको देने से इनकार कर दिया जाएगा, इस छुट्टी को देने से इनकार कर दिया जाएगा, तब वह कर्मचारी जो है वो अप्रोप्रिएट अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। और अपील अगर करता है तो वहाँ पर जब तक नियोजक जो है वो जब तक उसका तर्कपूर्ण कारण नहीं बतलाएगा, जब तक उसका लॉजिक रीज़न नहीं बतलाएगा, जब तक उसका रीजनेबल रीज़न नहीं बतलाएगा, तब तक उसे कर्मचारी को छुट्टी से रोका नहीं जा सकता है। कर्मचारी को छुट्टी की उसे देनी पड़ेगी, और इसके लिए उसको क्षतिपूर्ति या कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। एक चीज़ और है कि अगर किसी भी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, या कोई भी कर्मचारी 1 वर्ष काम करने के बाद काम छोड़ देता है, उस एवज में भी इस प्रोविज़न का उसको लाभ मिलेगा। अर्थात भले ही वो छुट्टी एंजॉय नहीं कर पाए, लेकिन छुट्टी के दौरान का जो वेज होगा, जो मजदूरी होगी, वो मजदूरी उसे मिलेगी। अब हम आते हैं कि इसके मजदूरी का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, उस मजदूरी का कैलकुलेशन किस प्रकार से होगा, और उस मजदूरी का क्या तरीका होगा। इस चीज़ को अगर हम देखें तो किसी भी कर्मचारी को जब लीव विथ वेज दिया जाएगा, अर्थात मजदूरी के साथ जो अवकाश दिया जाएगा, वैसी परिस्थिति में जो मजदूरी का कैलकुलेशन होगा, वो मजदूरी का कैलकुलेशन जब वो अवकाश ले रहा है उसके 1 महीने पहले वाले महीने में जो भी उसकी वास्तविक मजदूरी हो, वास्तविक उपार्जन हुआ रहेगा, पूर्ण वास्तविक उपार्जन जो कुछ भी उसका हुआ रहेगा, उसी के आधार पर उसकी मजदूरी तय की जाएगी। अब आते हैं कि पूर्ण वास्तविक उपार्जन से हमारा तात्पर्य क्या है।
पूर्ण वास्तविक उपार्जन में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होते हैं। तो वहाँ पर देखेंगे कि महंगाई भत्ता अर्थात डियरनेस अलाउंस, उपस्थिति बोनस, दक्षता बोनस मतलब, और रियायती दर पर खाद्यान्न या दूसरी सामग्री के लिए जो समतुल्य होगा वो यहाँ पर उसके मजदूरी के कैलकुलेशन में, उसके पूर्ण वास्तविक उपार्जन के कैलकुलेशन में सम्मिलित होगा, उसको वहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। और वहाँ पर एक्सक्लूडेड क्या क्या होगा, तो कोई भी अतिकाल और ओवर टाइम के रूप में जो कुछ भी उसको मिला है या जो कुछ भी उसका एनुअल बोनस है, वो एनुअल बोनस को यहाँ पर सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो हम देखेंगे कि जब जो भी उसको मजदूरी मिलेगी, अर्थात अवकाश के एवज में जो मजदूरी मिलेगी, उस मजदूरी में उसके पिछले महीने का जो एक्चुअल अर्निंग होगा, जो पूर्ण वास्तविक उसका उपार्जन होगा, उस पूर्ण वास्तविक उपार्जन के आधार पर उसको दिया जाएगा। दूसरी बात कि पूर्ण वास्तविक उपार्जन में क्या क्या चीज़ सम्मिलित होगा, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि उसका जो मजदूरी होगा, मजदूरी के साथ महंगाई भत्ता, उपस्थिति बोनस, दक्षता बोनस और रियायती दर पर खाद्यान्न या दूसरी सामग्री को उपलब्ध करवाने का जो समतुल्य मूल्य होगा, ये उसमें इंक्लूडेड होगा। एक्सक्लूडेड क्या क्या होगा, तो वहाँ पर कोई भी ओवर टाइम अर्निंग जो होगा, उसका अतिकाल अर्जन जो होगा वो एक्सक्लूडेड होगा। इसके साथ ही वार्षिक बोनस जो होगा वो भी यहाँ से एक्सक्लूडेड होगा। अब आता है कि इसका भुगतान कैसे होगा, लीव विथ वेज के अंतर्गत जो उसको मजदूरी मिलने वाली है, इसका भुगतान कैसे होगा। तो यहाँ यह प्रोविज़न रखा गया है कि आधा जो वेज होगा, वो आधे वेज का जो भुगतान है वो अग्रिम के रूप में कर दिया जाएगा, एडवांस के रूप में कर दिया जाएगा। और आधे वेज का भुगतान जो होगा वो जब उसका मजदूरी के भुगतान का पीरियड आएगा, तो उस मजदूरी भुगतान के पीरियड में जोड़ के उसको दे दिया जाएगा, कर्मचारी को दे दिया जाएगा। और एक प्रोविज़न यहाँ पर यह रखा गया कि यदि कोई भी एडोलसेंट श्रमिक 5 दिन से ज़्यादा और अन्य श्रमिक जो है वो 4 दिन से ज़्यादा अवधि के लिए अवकाश पर जाता है, अगर हॉलीडेज पे जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में उसकी जो भी मजदूरी होगी उसका भुगतान पहले ही कर दिया जाएगा। बाकी परिस्थितियों में जो मजदूरी का भुगतान है उसका जो मैंने तरीका बतलाया कि कुछ जो है वो एडवांस के रूप में किया जाएगा और बाकी जो रकम होगी वो मजदूरी के रूप में जोड़ के मजदूरी के रूप में लगा के फिर उसको अगला जो मजदूरी भुगतान का समय होगा उस अगले मजदूरी भुगतान के समय में किया जाएगा। अब आता है कि एक पॉइंट हमने जिस समय मजदूरी की चर्चा करें तो उस समय रखा था कि मजदूरी की जो अवधि है, इस अवकाश की जो अवधि है, इस अवकाश की अवधि में बढ़ाने या घटाने का अधिकार किसके पास है। तो यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह अधिकार जो है वो राज्य सरकार का है। राज्य सरकार अगर चाहेगी तो अधिसूचना जारी करके अवकाशों की संख्या में बढ़ोतरी या उसमें कमी वो कर सकती है। अब हम इस अधिनियम से जुड़े कुछ अन्य प्रावधान पे चर्चा कर लेना चाहते हैं। छोटे छोटे कुछ और भी प्रावधान इस अधिनियम में रखे गए हैं, जिसमें है कि मजदूरी का भुगतान का दायित्व किसका होगा। मजदूरी के भुगतान का दायित्व देखेंगे, एक्चुअली मजदूरी भुगतान से जुड़ा हुआ जो अधिनियम है वो मजदूरी भुगतान अधिनियम है या न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है। और अब जब देखेंगे तो ये सारा का सारा अधिनियम एक जगह कंपाइल्ड होकर मजदूरी कोड के रूप में आ चुका है। हालांकि वो अभी इम्प्लीमेंटेड नहीं हुआ है। हो सकता है जिस समय आप मेंस दे रहे हो उस समय तक इम्प्लीमेंट हो चुका हो, तो आपको चर्चा करनी होगी, तो आप उस नए अधिनियम की चर्चा करेंगे। तो अब हम आते हैं कि मजदूरी के भुगतान का दायित्व तो इस अधिनियम के अंतर्गत किसका होगा। इस सेंस से अगर हम देखें तो मजदूरी के भुगतान का जो दायित्व होगा वो नियोजक का होगा। और नियोजक को हमने परिभाषा के समय में देखा था कि नियोजक की परिभाषा क्या होगी, जिस व्यक्ति का उस नियोजन पे अंतिम नियंत्रण हो, चाहे वो प्रबंधक हो, चाहे उसका एजेंट हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो जिसका उस एस्टेब्लिशमेंट पर या उस दुकान पर अंतिम नियंत्रण होगा, उसके कार्यकलापों पर अंतिम नियंत्रण होगा, उसी को हम नियोजक के रूप में जानेंगे। अब आता है कि मजदूरी अवधि का निर्धारण। अगर हम देखेंगे तो मजदूरी से संबंधित जितने भी अधिनियम हमने देखे हैं, मजदूरी भुगतान से संबंधित अधिनियम, तो वहाँ पर मजदूरी या तो दैनिक दिया जा सकता है या साप्ताहिक दिया जा सकता है या वीकली दिया जा सकता है। लेकिन किसी भी स्थिति में 1 महीना से ज़्यादा पीरियड के लिए मजदूरी एक बार नहीं दी जा सकती है। तो कभी भी जब कभी भी होगी मजदूरी का निर्धारण तो 30 दिन से ज़्यादा की नहीं होगी। अर्थात 1 दिन के लिए भी हो सकती है, साप्ताहिक मजदूरी भी मिल सकता है, फोर्टनाइटली मजदूरी भी मिल सकता है, क्वार्टरली मजदूरी भी मिल सकता है। लेकिन किसी भी सेंस में
मासिक से ज़्यादा नहीं हो सकता है, मीन्स कि मंथली मजदूरी अर्थात 30 दिन की मजदूरी से ज़्यादा का मजदूरी पीरियड का जो निर्धारण होगा वो 30 दिन का ही होगा। फिर हमने पहले ही चर्चा कर रखा है ओवर टाइम से संबंधित बातें। तो ओवर टाइम के अंतर्गत जो कुछ भी मजदूरी दी जाएगी वो मजदूरी सामान्य मजदूरी दर से दोगुनी दर पर मजदूरी दी जाएगी। जो भी मजदूरी की दर होगी उस दर से दोगुनी दर पर ओवर टाइम समय के लिए मजदूरी दिया जाएगा। अब आता है कि मजदूरी के भुगतान का समय क्या होगा। यद्यपि मजदूरी भुगतान के समय के रूप में जो मजदूरी भुगतान अधिनियम में जो शर्तें रखी गई हैं वो बेहतरीन शर्तें हैं, उसी शर्तों को यहाँ भी फॉलो किया गया है कि मीन्स कि मजदूरी समाप्त होने के मजदूरी अवधि जब कहीं भी समाप्त होगी उसके 7 दिनों के अंदर उसको भुगतान कर दिया जाएगा। दूसरा प्रावधान यह रखा गया है कि अगर कोई कर्मचारी जिस दिन मजदूरी अवधि समाप्त हो रही है जो उसके भुगतान का समय उस भुगतान पीरियड पर वो उपस्थित नहीं रहता है, किसी भी कारण से अगर उपस्थित नहीं रहा हो तब उसको भुगतान कब किया जाएगा, तो उसके लिए कहा गया है कि 3 कार्य दिवस के अंतर्गत जब वो उपस्थित होता है तो उसके 3 कार्य दिवस के अंतर्गत उसको मजदूरी का भुगतान कर दिया जाएगा। और अगर किसी कर्मचारी को पदमुक्त कर दिया जाता है, सेवा से हटा दिया जाता है, तो वैसी परिस्थिति में 2 दिन के अंदर पद मुक्ति के 2 वर्किंग डे के अंतर्गत 2 कार्य दिवस के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान कर दिया जाएगा, उसको मजदूरी मिल जाएगी। अब आता है मजदूरी के भुगतान का तरीका क्या हो, मोड ऑफ पेमेंट क्या हो। तो इस चीज़ को अगर हम देखेंगे तो प्रचलित सिक्का या नोट में, और मजदूरी से कटौती डिडक्शन क्या किया जाए, तो इस संदर्भ में भी मजदूरी भुगतान अधिनियम में व्यापक परिभाषा दी गई है। लेकिन जो कुछ भी अनुगम्य कटौतियाँ होंगी, जो कुछ भी लीगल डिडक्शन होंगे, वो लीगल डिडक्शन मजदूरी से किया जा सकता है। अब 2 प्रावधान और महत्वपूर्ण आ जाता है यहाँ पर। एक कि किसी भी कर्मचारी को अगर जो 6 महीना से ज़्यादा समय तक काम कर चुका हो उसको अगर हटाना है तो हटाने से पहले कम से कम 1 माह का सूचना या 1 माह का सूचना के बदले में 1 माह की मजदूरी देकर ही उसको हटाया जा सकता है। 6 महीना से ज़्यादा अगर किसी कर्मचारी ने काम कर लिया है किसी भी औद्योगिक किसी भी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट में, तो उसको 1 महीने की पूर्व सूचना देने के पश्चात ही काम से हटाया जा सकता है। और अगर एम्प्लॉयर जो है ये सूचना देने में असमर्थ है तो वैसी परिस्थिति में 1 महीने का मजदूरी का भुगतान करके उसको काम से हटाया जा सकता है। इसी तरह अगर कोई कर्मचारी चाहता है कि हम अपनी सेवा समाप्त कर दें, आज से हम उसके यहाँ काम नहीं करेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में जो यह प्रोविज़न रखा है कर्मचारी द्वारा अपनी सेवा की समाप्ति की सूचना, तो उसको भी 1 महीने का कम से कम पूर्व सूचना देना पड़ेगा, तभी वो काम को छोड़ सकता है। और अगर 1 महीने की पूर्व सूचना नहीं देता है और काम छोड़ देता है तो वैसी परिस्थिति में उसके 15 दिन की मजदूरी को नियोजक जो है, नियोक्ता जो है वो जब्त कर सकता है। 15 दिन की मजदूरी को जब्त करने का अधिकार नियोक्ता को दिया गया है। अब हम देखें तो इस अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित कुछ प्रावधान रखे गए हैं। ये सारे अधिनियम में आपको मिल जाएंगे, अर्थात ये निरीक्षकों की नियुक्ति, निरीक्षकों का कार्य और निरीक्षकों का लोक सेवक होना। निरीक्षकों की नियुक्ति अर्थात सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल अधिसूचना जारी करके निरीक्षकों को नियुक्त कर सकता है। निरीक्षकों की संख्या का निर्धारण राज्य सरकार करेगा, फिर उसके जुरिडिक्शन का भी वो निर्धारण करेगा। अब निरीक्षकों की शक्ति है कि वो किसी भी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट में जाकर के वहाँ पर जांच कर सकता है, रजिस्टर का मांग कर सकता है, जांच कर सकता है, काम के समय को देख सकता है, कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं वो देख सकता है, डिफरेंट जो इस अधिनियम का विभिन्न प्रावधान है उसका अनुपालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों को देखेगा। इसके साथ ही निरीक्षक को लोक सेवक माना गया है, पब्लिक सर्वेंट माना गया है। पब्लिक सर्वेंट इसलिए माना गया है क्योंकि पब्लिक सर्वेंट होने के साथ ही उसके काम में अगर किसी प्रकार का इंटरफेरेंस किया जाता है तो इसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है, अलग से आपराधिक मामला चल सकता है। तो इस प्रकार का संरक्षण निरीक्षक को दिया गया है ताकि वो बिना किसी खौफ के, बिना किसी प्रेशर के वो इस अधिनियम के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करवा सके। अब आते हैं कि इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ अपराध एवं दंड की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम के अंतर्गत जो अपराध एवं दंड की व्यवस्था है उसको अगर हम देखें तो पहला जो अपराध है वो है निरीक्षक के काम में बाधा डालना। अगर इंस्पेक्टर किसी काम से किसी एस्टेब्लिशमेंट में किसी शॉप में जाता है और उसके काम में अगर बाधा डाला जाता है तो 6 महीने तक के कारावास
और 250 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। 6 महीने तक का कारावास और 250 रुपये तक का जुर्माना यदि निरीक्षक के काम में बाधा डाला जाता है तो वैसी परिस्थिति में किया जाएगा। और दूसरा है कि इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का अगर अनुपालन नहीं किया जाता है तो वैसी परिस्थिति में 250 रुपये तक का पहले बार जुर्माना किया जाएगा, और अगर इसी अपराध को फिर से रिपीट किया जाता है, फिर से इसकी पुनरावृत्ति की जाती है, तो वैसी परिस्थिति में 500 रुपये तक का जुर्माना किया जाएगा। 500 रुपये तक का जुर्माना नियोजक पर किया जाएगा। अब इस अधिनियम के कुछ अन्य छोटे छोटे जो प्रावधान हैं उसके विषय हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जिसमें है कि प्रत्येक नियोजक का यह दायित्व होगा कि वह रजिस्टर का मेंटेनेंस करे, पंजियों का मेंटेनेंस करे, जिसमें इस अधिनियम के अंतर्गत जो कुछ भी सूचनाएं हैं उस सूचनाओं को वहाँ पर रखे और उससे संबंधित सूचनाओं को निरीक्षक तक भी पहुँचाए। अर्थात अगर श्रमिक काम कर रहे हैं तो उन श्रमिकों के विषय में, श्रमिक का नाम अगर चेंज होता है या प्रबंधक का नाम चेंज होता है तो उसके विषय में, ये सारी सूचनाएं, इस सारी सूचनाओं से निरीक्षक को अवगत करवाए। दूसरा प्रमुख प्रावधान है कि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अगर अपराध घटित होता है तो उस अपराध का संज्ञान कौन लेगा, कौन सा एप्रोप्रिएट अधिकारी होगा उस अपराध का संज्ञान लेने के लिए, और किस परिस्थिति में वो अपराध का संज्ञान लेगा। तो अपराध का संज्ञान लेने के लिए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का न्यायिक दंडाधिकारी जो है वो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, और वो संज्ञान तभी लेगा जब किसी प्रकार के अपराध घटित होने के 6 माह के अंदर, 6 माह के भीतर अगर निरीक्षक के द्वारा या किसी और एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा अगर न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष सूचना भेजी जाती है तभी वह संज्ञान ले सकता है इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी अपराध के कारित होने का। दूसरी बात अवधारणा से जुड़ा हुआ है प्रिजम्पशन से, कि अगर कोई भी दुकान और प्रतिष्ठान जो निर्धारित समय है उसके बाद अगर खुला रहता है तो प्रिज्यूम यही किया जाएगा, यही अवधारणा बनाई जाएगी, यही लीगल अवधारणा बनेगी कि वहाँ पर किसी न किसी व्यापारिक गतिविधि को, व्यापारिक कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए उस दुकान को खोला गया था। और तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज़, नियम बनाने की शक्ति, यह शक्ति जो है वो राज्य सरकार को दी गई, क्योंकि राज्य सरकार ही इस अधिनियम को बनाने वाला है, उसको क्रियान्वित करने वाला है। इसके अलावा छिटपुट 2-3 और प्रावधान है कि जैसे अगर अपराध किसी कंपनी के द्वारा किया गया है, अब अक्सर देखते होंगे कि प्राय नोट्स बुक वगैरह सब जगह पढ़ते होंगे, कंपनी के द्वारा जो अपराध की बात आती है ये क्यों किया जाता है। यहाँ ये ध्यान में रखेंगे कि कंपनी जब कभी भी होता है, जैसे अपराध का दंड किसको मिलेगा, किसी न किसी मनुष्य को मिलेगा, कारावास किसको मिलेगा, किसी न किसी मनुष्य को मिलेगा। किसी कुत्ता को या किसी और जानवर को तो कारावास नहीं दिया जा सकता है, कोई फायदा भी नहीं है देने से। उसी तरह कंपनी की जब हम बात करते हैं तो कंपनी क्या होता है कि वह एक लीगल बॉडी होता है। मनुष्य लिविंग बॉडी है, कंपनी है कि ज्यूरिस्टिक पर्सन है, दोनों व्यक्ति के रूप में ट्रीट होते हैं। मनुष्य लिविंग पर्सन है, कंपनी जो है वो ज्यूरिस्टिक पर्सन है। तो वहाँ पर किसको दंड दिया जाए, वहाँ पर जो प्रोविज़न किया गया है वो प्रोविज़न ये है कि उस कंपनी का कोई भी जो डायरेक्टर हो, मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, सेक्रेटरी हो, इन सब चीज़ों, इन सब लोगों को दंडित किया जा सकता है। लेकिन यदि ये इस पोस्ट पर काम करने वाले लोग अगर ये साबित कर दें कि ये इस अपराध के कारित होने में उनकी मंतव्य नहीं रही है, वो किसी प्रकार से उनका इंटेंशन नहीं रहा है, तब उनको दंड नहीं दिया जाएगा, तब वो दंड से बच जाएंगे। तो इस अधिनियम के अंतर्गत हमने जो प्रमुख चर्चाएं की वो बिहार सोप एंड एस्टेब्लिशमेंट के अधिनियम के अंतर्गत इसकी स्थापना से संबंधित, किसी भी दुकान एवं प्रतिष्ठान की परिभाषा से संबंधित चर्चा की, दुकान प्रतिष्ठान के खुलने बंद होने के समय से संबंधित चर्चा की, यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों के कार्य समय से संबंधित चर्चा की, इसके बाद उनके अवकाश से संबंधित चर्चा की, मजदूरी से संबंधित चर्चा की, और फिर अन्य मिसलेनियस प्रावधानों पर हमने चर्चा की। आशा है कि आप को इस चर्चा से कुछ फ़ायदा मिला होगा, और आपके 66 बीपीएससी मेंस में अगर आप एलएसडब्ल्यू सब्जेक्ट के साथ इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने जा रहा है। आपने हमारी इस चर्चा को सुना है, इसके लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक करेंगे, इसके साथ ही आप बेल आइकन को दबाएंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, ताकि इस तरह का मैं 66 बीपीएससी मेंस के लिए कोई और वीडियो तैयार करूं तो वो आपके पास यथातिशीघ्र पहुंच सके।
और दूसरी बात यह है कि आप अपने जो भी मित्र हैं, मित्रों के शेयर भी करें इसको, ताकि अधिक से अधिक लोग इन वीडियो से लाभान्वित हो सके। और मैं आपके प्रत्येक सुझाव का स्वागत करूंगा, और आपका कोई भी प्रश्न होगा तो उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा। इसके साथ ही मैं आपका पुनः एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।